नमस्कार दोस्तों। किसी चुनाव के परिणामों का अनुमान लगाने का एक साधारण और बहुत ही कारगर तरीका मेरे विचार से यह तय करना है कि कैसे एक नागरिक के तौर पर मैं तय करूं कि अलग-अलग पार्टियों की राजनीतिक, लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता और आपसी भाईचारे पर कैसे प्रभाव या दुष्प्रभाव डाल रही है। इसके पीछे धारणा ये है कि जब आपको निर्णय की जिम्मेवारी दी जाती है तो आप अपने आप को टटोल कर वही कहते या करते हैं जो आपकी अंतरात्मा कहती है। मैं अपना वैचारिक आंकलन आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जो मैंने चुनावों की समाप्ति के साथ ही कर लिया था, एक वैचारिक लेख के रूप में। मैं इसे एक वीडियो में आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल से साझा करना चाहता था, मगर अचानक आए किसी काम की वजह से ना कर पाया। परंतु एक गुड प्रैक्टिस के तौर पर और पारदर्शिता के लिए मैंने कल ही फेसबुक पर इसे साझा कर दिया था, यानी कि चुनाव से एक दिन पहले, ताकि जब इसे अपने चैनल पर पेश करूं तो मैं वही पेश करूं जो मैंने चुनाव परिणामों से पहले किया था। तो दोस्तों, पेश है बीजेपी का लुढ़कना तय कैसे। मेरे वैचारिक आंकलन का आधार यह है कि सामाजिक सद्भावना और राजनीतिक आदर्शों के बिना एक राजनीतिक पार्टी देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए घातक जहर की तरह है। पर जब उसी पार्टी की कमान संवेदनशील महामानवीय चरित्र वाले नेतृत्व के हाथों में हो तो वही पार्टी देश के लिए बहुमूल्य अद्भुत काम कर पाती है, जैसे वाजपेयी और आडवाणी के काल में। अन्यथा वो अपने दल और देश के लिए घातक सिद्ध होती है और ऐसी स्थिति में नई आशा की किरणों जैसी शक्तियां, एक राहुल गांधी, प्रियंका और अनेकों युवा नेताओं तेजस्वी, अखिलेश और इंडिया गठबंधन के पुराने दिग्गजों और नई शक्तियों में दिखती है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में उदयमान रवीश कुमार, अजित अंजुम और बहुत से लोगों के रूप में बाहर आई और ये शक्तियां आज नहीं तो कल सांप्रदायिक शक्तियों को अपनी जगह दिखा देंगी। दोस्तों, मोदी की आर्थिक विकास नीतियां इनकम और एम्प्लॉयमेंट प्रेरक नहीं है, ये एक कारण रहेगी बीजेपी के लौटने का। मोदी ने जनता के सीधे सरोकार के आर्थिक मुद्दों जैसे मनरेगा, असंगठित क्षेत्र के छोटे कामकाज, चढ़ती कीमतों, खेतीबाड़ी की मुश्किलातों, आवारा पशुओं की खेती पर आक्रमण, खेती ऋण माफी की आत्महत्या निरोधक नीति छोड़, आम मजदूरों के हितों की रक्षा छोड़, बड़े कारोबारी उद्धार, बड़ी आर्थिकी, बड़ी योजना, प्रतीकात्मक उपलब्धियां जैसे किसानों की आय दुगनी करने, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें के विज्ञापन के रास्ते से गरीब उद्धार की पुरानी और बचकानी सोच का सहारा लिया। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक है बीजेपी की आप और जनजातीय नेता सोरेन विरोधी दमनकारी रवैया।
बीजेपी की आप पार्टी के खिलाफ नफरत या आंदोलन राष्ट्रहित के विरुद्ध हैं। किसी विरोधी पार्टी को जो राष्ट्र में ईमानदारी की राजनीति और आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की राजनीति ला रही है, के नेताओं का सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से व्यक्तिगत दमन करना और अशोभनीय और अनैतिक है। और वही बात सोरेन के बारे में भी सच है। और इससे भी बढ़कर जो चीज बीजेपी की के नीचे जाने के बारे में निर्धारक होगी वो है प्रचंड बहुमत का जनमानस उत्पीड़क बीजेपी आचरण। मोदी शाह की जोड़ी ने वाजपेयी अडवाणी केसी पंत के वैल्यू बेस्ड राजधर्म मर्यादा पालक भाजपा राजनीति का प्रचंड शैतानीकरण कर दिया। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के सौभाग्य का प्रयोग अपनी सांप्रदायिक बंटवारे की अनीति को कम करने की बजाय जनमत में अपने प्रति आक्रोश बढ़ाने वाली असहाय जनता के विरुद्ध अपनी गुंडागर्दी की राजनीति करती रही। सांप्रदायिक आक्रमणों के बढ़ावा, सामाजिक वैरभाव और असंतुलन की षड्यंत्रकारी नीतियों को बढ़ाने की मणिपुर, गुजरात, उत्तराखंड जैसे कारनामे किए, जिसके कारण इंसाफ पसंद बीजेपी समर्थक आम जनता बीजेपी के विरुद्ध हो गई या वोटिंग से दूर रही। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के पुराने रक्षकों और समर्थकों के विरुद्ध मोदी शाह जोड़ी की हठी और निरंकुश रवैया के कारण पार्टी कैडर निरुत्साहित और छिन्न भिन्न हो गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की अपमानजनक रवैया कुल्लू हिमाचल के शीर्ष राजघराने के उच्च सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञों को, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को तरह तरह के अपमानजनक दशा में खड़ा कर आंसू बहाने पर विवश किया। बीजेपी केंद्रीय कमान ऐसे बाहुबली असंवेदनशील तानाशाही कुकृत्य देश के अनगिनत भाजपाई नेताओं के साथ करके उनको आंसू बहाते रुष्ट लोगों की जमात में बदल दिया। बीजेपी की गोदी मीडिया ने और गोदी थिंक टैंक ने बीजेपी को अपने इको चैम्बर छवि में फंसाकर एक नशेड़ी की तरह कैद कर रखा है। इसका नुकसान ये हुआ कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के दूसरे मंत्री अपनी ही कुप्रचार मशीन के झूठ में फंसकर हास्यास्पद बयानों और फैसलों में फंस जाते दिखे। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम की ओछी बौद्धिक प्रकृति उनके अनेकों बयानों में बार बार उजागर हुई। बीजेपी के इको चैम्बर थिंक टैंक के प्रोफेशनल स्तर और प्रोफेशनल आज़ादी दोनों ही सीमित रहे और सवालों के कटघरों में रहे, जिसके चलते राजनीतिक हट और बुलडोजिंग की निम्न स्तर के राष्ट्रीय, आर्थिक, संवैधानिक, प्रशासनिक और सामाजिक और धार्मिक मुद्दों के गैर जरूरी और आत्म संतुष्टि देने वाली राष्ट्रीय और प्रादेशिक नीतियां बनी। इसी के कारण अपरिपक्व किसान नीति बनी और बहुत बड़ी कीमत के बाद वापस ले ली गई। अग्निवीर भी ऐसा ही कदम है और इलेक्ट्रल बॉन्ड की नीतियों में भी ऐसे ही परिवर्तन हुए, जिसके चलते आज वो सवालों के कटघरे में आ गए। बीजेपी ने अपनी आर्थिक और सामाजिक विकास R&D के सभी मूलभूत संस्थाओं और उनके सशक्तिकरण और स्वतंत्र सत्ता के विरुद्ध आत्मघाती अविश्वास की प्रवृत्ति दिखाई। मोदी की व्यक्तिगत गलत समझ ने योजना आयोग जैसे विशालकाय
बहुविषयी वैश्विक विकास योजना की राष्ट्रीय संस्थान को अपरिपक्व जल्दबाजी के साथ खत्म कर एक पंगु, अधूरी और निरर्थक संस्था नीति आयोग बना दिया, जिसके साथ ही योजना नाम की चिड़िया फुर से उड़ गई और बाबूगिरी की योजना शुरू हो गई। उसी तरह फील्ड रिसर्च और आंकड़ा एकत्र करने वाली संस्थाएं जो सरकार की आंखें और कान हैं, अब वही दिखाती और सुनाती रहीं जो मोदी और शाह और उनके यस-मैन मंत्री, सेक्रेटरी, नीति निर्माता सुनाना चाहते थे और दिखाना चाहते थे। आर्थिक नीति निर्माण, रिसर्च और आंकड़ा इकट्ठा करने की बहुत सी संस्थाएं या तो निजी संस्थाओं के हाथ चली गई हैं, इनके उपयोग करने वाली संस्था सरकारी विभागों के हाथों में चली गई, जिनका मूल्यांकन इनके आधार पर होता है। बड़ी बात यह है कि इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अन्वेषण और मूल्यांकन कार्य का इनके यूजर विभागों और निजी संस्थानों के हाथों होना दोनों ही देश हित में नहीं होता है। जनमानस के विश्वास का सम्मान इन दोनों स्थिति में नहीं होता है। सरकार और निजी हाथों में रिसर्च की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और इसी का खामियाजा मोदी शाह रिजीम भुगत रहा है। बीजेपी ने अपने आप को षड्यंत्र, प्रयोग और बेईमानी के खेल की निर्लज पार्टी और जनमानस भावना के अपमान करने वाली पार्टी के रूप में स्थापित करने का गैर जरूरी काम किया। इसके बावजूद कि इस पर पहले ही राष्ट्रहित सोच की सांप्रदायिकता का लांछन है। दोस्तों, बीजेपी ने अपने आप को गुंडागर्दी हटाने की निंदनीय तानाशाही पहचान की ऐसी पार्टी बना ली जिस पर कोई भी सज्जन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, ईसाई और अन्य धर्म के लोग गर्व नहीं कर सकते। भावनात्मक एकता और विकास के बचाव में राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश एक बहुत बड़ा कारण रहा है। बीजेपी की गिरावट में जाने वाली राहुल गांधी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने, जिसमें जनमानस को आंदोलित किया और संपूर्ण राष्ट्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर योगेंद्र यादव, जन नेता, नीति विशेषज्ञ शामिल हुए, संपूर्ण राष्ट्र को बीजेपी की तानाशाही और सामाजिक अन्याय, मुस्लिम घृणा, सामाजिक ध्रुवीकरण की मणिपुर, उत्तराखंड जैसी मिसालों, राजनीति में संवैधानिक संस्थानों का निर्लज तानाशाही इस्तेमाल के विरुद्ध खड़ा कर दिया। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के महात्मा गांधी और नेहरू जैसे महान चरित्र के रूप में, जिससे आडवाणी तक ने सराहा, उभरना बड़ी चुनौती बन गई बीजेपी की अनीति, अत्याचार और शैतानी प्रकृति के खिलाफ। इसने अखिल भारतीय राजनीतिक मंच पर इंडिया गठबंधन खड़ा कर दिया, जो एक खेल परिवर्तक घटना साबित होगी। राहुल गांधी के न्याय आंदोलन और न्यायपत्र के जन्म की बात ठीक ऐसी खेल बदलने वाली सिद्ध होगी जैसे इतिहास में रूस के चेयरमैन गोर्बाचोव को देश को अगले विश्व महायुद्ध से बचाने की सोच, देश और विश्व को विश्व महायुद्ध से बचाने की सोच और कटिबद्धता उनके रूस के पॉलिट ब्यूरो के कमान संभालने से पहले उनके राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क की यात्रा से मिला था। देश के चारों ओर से उनके सामने एक ही प्रार्थना आई थी कि आप कुछ और करें ना करें, देश को तीसरे विश्व महायुद्ध से बचाने का काम करें।
राहुल गांधी की अपनी लंबी पारिवारिक देश सेवा की उन्नत परंपरा और उत्तराधिकार एक विशिष्ट राष्ट्रीय नेतृत्व की नई आशा किरण के तौर पर उभर रहा है। सामाजिक न्याय की सुस्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्नत झंडे को न्यायपूर्ण विकास की एक और ऊंचाई पर ले जाने के लिए अब राहुल गांधी सोने की तरह निखर कर आगे आ गया है। बीजेपी की संविधान से खिलवाड़ की राजनीति और आरक्षण के विरुद्ध रुख, इसके आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण से एसटी-एससी के गरीबों को वंचित रखना, इसके आरक्षण विरोधी चेहरे का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत के तौर पर बाहर आया। योगी का आरक्षण विरोधी लिखित विचार और विवेक रॉय का संविधान बदलने के बारे में लेख का बीजेपी का खंडन न होने से पिछड़े वर्ग के लोगों में स्पष्ट बीजेपी विरोधी मत बढ़ा है। एक साइलेंट मूव है इन वर्णों का अक्रॉस द पार्टी लाइन पर मत एकीकरण का। इंडिया गठबंधन के घेराव से गठबंधन और बीजेपी के बीच ऑल पार्टी वर्सेस वन पार्टी की चुनौती खड़ी करती है, जिसके चलते बीजेपी की बढ़त में कुछ सैंध लगना या भारी सैंध लगना निश्चित है। उसी तरह चुनावी प्रक्रिया और माहौल का निर्लज और विशाल पैमाने पर चुनावी संस्थाओं द्वारा दुरुपयोग का होना जनता में अप्रिय संदेश भेजता है। दोस्तों, चुनाव बॉन्ड के विशाल घोटाले ने बीजेपी के हेरा-फेरी, सांठ-गांठ, व्यवस्था दुरुपयोग, अनैतिक लेन-देन आधारित राजनीतिक विकास नीति उन्मुख लज्जाजनक चरित्र का पर्दाफाश किया। मोदी शाह बीजेपी ने विशाल जनादेश को वाजपेयी समय के ऊंचे वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स से बहकाकर हेरा-फेरी, हॉर्स ट्रेडिंग, षड्यंत्र प्रेमी, सामाजिक व धार्मिक फूट प्रेरक खेल का मैदान बना दिया। यही जनादेश वाजपेयी जैसे उच्च चरित्र और राष्ट्र हित में सोचने वाले बीजेपी नेतृत्व के हाथ में होता तो आज स्थिति कुछ और होती। दोस्तों, अंत में ये कहूँगा कि इस विश्लेषण का मकसद चुनावी परिणामों के उधर एक राष्ट्रीय जन चेतना और चिंतन पैदा करके राष्ट्रीय हित के सरोकारों से देश को जागृत करके देश की स्थायी प्रगति और शांति को लोकतांत्रिक जरियों से सुनिश्चित करना है। जिस बीजेपी के अंदर ही बीजेपी के राजनीतिक मर्यादा और मूल्यों के उल्लंघन करने वाली सोच के विरुद्ध देश को सजग करना है। सभी पार्टियों को विजय की शुभकामनाओं के साथ मैं इस विश्लेषण को यही समाप्त करता हूँ। ये मेरी उस समय के लेख की लिखी समाप्ति की लाइन थी, परंतु अब मैं कहूँगा जनादेश के इशारों को समझकर लोग अपनी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर उन सभी खेलों से राष्ट्रीय नेता बचें जो अब तक मोदी और अमित शाह खेलते चले आ रहे हैं। बस यही आपकी देश सेवा होगी, जिसके आश्वासन और जिसके प्रति निष्ठाबद्धता से आप लोग देश के नेतृत्व का कमान संभालते हैं। धन्यवाद।